नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोरखपुर हमले की जांच से, जहां आरोपी मुर्तजा से एटीएस की पूछताछ जारी है और उससे पूछताछ में लगातार चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। वहीं मुर्तजा के पिता मुनीर अब्बासी से भी एटीएस और एसटीएफ पूछताछ करने वाली है। मुर्तजा के पिता को पूछताछ के दायरे में लाने की क्या वजह है, ये हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। इस बीच अब से थोड़ी देर पहले महाराजगंज में पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सबसे पहले बात होगी मुर्तजा के कबूलनामे की। तो देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी मुर्तजा का कबूलनामा सामने आया है। मुर्तजा के पिता से भी पूछताछ होगी, पिता को भी जांच के दायरे में लिया जा रहा है और महाराजगंज में पुलिस ने छापा मारा है और 2 संदिग्धों को पकड़ा है। 3 अप्रैल को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोप में गिरफ्तार अहमद मुर्तजा अब्बासी को उसके घरवाले शुरू से मानसिक विक्षिप्त बताते रहे, लेकिन जैसे जैसे मुर्तजा से पूछताछ आगे बढ़ रही है, आरोपी मुर्तजा खुद एक के बाद एक नए खुलासे करता जा रहा है। अब साफ ये हो रहा है कि मुर्तजा के आतंकी तार गहरे हैं और इस बीच अब मुर्तजा का कबूलनामा भी सामने आया है, जिसमें वो बता रहा है कि उसने गोरखनाथ मंदिर पर हमला क्यों किया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। खुरपी के लिए बताया, अंदर कोई पटरी में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े। 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े। टेम्पो से रगड़ है, शेड टेम्पो में रगड़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे कि हम भी चले जाएंगे, काम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे। तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि तो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब फिर थक गया सोच मैं बोला कर ही दो भाई, हम ही ये बीड़ा उठा ले, मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके। तो एटीएस की पूछताछ में मुर्तजा ने बताया कि उसे लगता था कि देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और इसके अलावा मुर्तजा ने बताया कि वो कर्नाटक में हाल में हुए हिजाब विवाद प्रकरण से भी नाराज था। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को भी मुसलमानों के खिलाफ वो मानता था और अपने कबूलनामे में उसने इन बातों का जिक्र किया है कि मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा है और इन चीजों के चलते वो नाराज था कि देश में मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है और सीए एनआरसी से लेकर कर्नाटक तक के मसलों को वो अपने कबूलनामों में जिक्र कर रहा है। और आइए आपको सुनवाते हैं कि एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का क्या कहना है। यह पूर्व में ही बताया जा चुका है कि घटना एक बड़े साजिश का हिस्सा है और हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। आज जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में भी पूरी तहकीकात हो रही है और उस व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं हम उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फ़िलहाल पुलिस कस्टडी रिमांड में जो अभियुक्त है उससे एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। एक तरफ आरोपी मुर्तजा अब्बासी से एटीएस और एसटीएफ की पूछताछ जारी है, तो दूसरी तरफ अब एटीएस ने मुर्तजा के पिता मुनीर अहमद अब्बासी को पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया है और मुनीर अहमद को अपना बयान दर्ज करवाने के लिए तलब कर लिया है। दरअसल मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता मुनीर ने बताया था कि उनका बेटा मुर्तजा मानसिक बीमारी से जूझ रहा है और उसका इलाज जारी है, लेकिन मुर्तजा के बयानों के बाद एटीएस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि कहीं उसके पिता बीमारी का बहाना बनाकर बेटे को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि मुर्तजा के पिता मुनीर अब्बासी कई कंपनियों के लीगल एडवाइजर रह चुके हैं। कानून की पेचीदगियां, बारीकियां मुर्तजा के पिता को पता है। ऐसे में अब वो भी एटीएस के जांच के दायरे में आ गए हैं और उन्हें पूछताछ का सामना करना पड़ेगा।
और इस बीच गोरखपुर हमला कांड के जांच के बाद अलर्ट मोड पर महाराजगंज पुलिस ने नौतनवा थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस पर छापा मारकर 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनमें से एक का नाम राहिल परवेज है जबकि दूसरा शख्स उसका ड्राइवर है। दोनों ही संदिग्ध वाराणसी के रहने वाले हैं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान दोनों के पास से देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ के फर्जी पहचान पत्र, कुछ नक्शे और कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं, जिसके बाद दोनों संदिग्धों से खुफिया एजेंसियों और पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। तो महाराजगंज में बड़ी कार्रवाई हुई है। छापेमारी में 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं और दोनों संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। सबसे गंभीर बात यह है कि इनके पास से रॉ के आई कार्ड बरामद हुए हैं फर्जी तौर पर। नौतनवा में नर्मदा गेस्ट हाउस में से 2 संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए हम लोगों ने हिरासत में लिया है। एक राहिल परवेज नाम का व्यक्ति है और एक उसका ड्राइवर है, निखिलेश नाम है उसका, और ये दोनों बनारस के रहने वाले हैं। राहिल परवेज के पास से एक रॉ का फर्जी आईडी कार्ड मिला है। बाकी हम लोग डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं। हमारे LIU है, SIO की टीम है और हम लोगों के सर्विलांस और साइबर सेल के लोग हैं और इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अभी विस्तृत पूछताछ चल रही है, कहाँ कहाँ गए हैं, किससे बात की है, सारे CVR वगैरह की स्टडी की जा रही है और जल्दी हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। और बरेली विकास प्राधिकरण ने आज परसाखेड़ा में सपा के भोजीपुरा विधायक शहजाद इस्लाम के पेट्रोल पंप पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। VDA के मुताबिक पेट्रोल पंप का मानचित्र पास नहीं है। नोटिस देकर मानचित्र मांगा गया था, लेकिन अब तक कागज उपलब्ध न होने पर कार्रवाई की गई। पेट्रोल पंप मालिक ने कार्रवाई होने के बाद मानचित्र उपलब्ध कराने के लिए 15 दिन का समय मांगा है। VDA ने कार्रवाई रोक दी है। आपको बता दें कि हाल ही में शहजाद इस्लाम ने एक स्वागत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ थाना बारादरी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पेट्रोल पंप पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई और नक्शा इसका पास नहीं है। और प्रतापगढ़ में एक अपराधी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा करने के बाद भी जब आरोपी हाजिर नहीं हुआ तो पुलिस बुलडोजर लेकर आरोपी के घर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को हाजिर नहीं होने पर उसकी चल अचल संपत्ति को कुर्क करने का फरमान सुनाया। हालांकि इस दौरान इलाके के लोग मौजूद रह गए। आपको बता दें कि 24 मार्च को पुलिस ने धारा 376D, 323, 506 और 342 के आरोपी रियाज के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया था। मामला उदयपुर थाने के अठेहा का। अगले 48 घंटे के अंदर अपने को माननीय न्यायालय अथवा थाने पर आत्मसमर्पण करें, अन्यथा आपके चल अचल संपत्ति की कुर्की की जाएगी, मकान आदि के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मुकदमा नंबर 115/2021 धारा 376D, 323, 504, 506, 342 IP। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप सुन सकते हैं पुलिस जिस तरीके से मुनादी कर रही है और पुलिस कह रही है कि अगर थाने में या न्यायालय में सरेंडर नहीं करते तो कुर्की की कार्रवाई भी होगी और ध्वस्तीकरण भी किया जाएगा मकान का। तो बुलडोजर वाली चेतावनी प्रतापगढ़ में दी गई, जहां पर 376 जैसे गंभीर मामले में आरोपी है जो फरार चल रहा है। अन्यथा आपके चल अचल संपत्ति की कुर्की की जाएगी। उधर बुलंदशहर में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकारी बुलडोजर चला। यहां 20 बीघा जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी पर विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया। अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। साथ ही अनूप शहर रोड पर 1000 वर्ग मीटर निर्माण किए जा रहे पेट्रोल पंप को भी सील किया गया। तो देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये है बुलंदशहर की तस्वीर, जहां पर जो अवैध प्लॉटिंग चल रही है और जो पेट्रोल पंप गलत ढंग से बन रहा था वहां पर बुलडोजर चलाया गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी के साथ ही अपराधियों और बदमाशों के बुरे दिनों की वापसी हो गई है। शहर शहर लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार और झपटमारी की वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधी अब पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए लाचार नजर आने लगे हैं। अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 24 घंटे में यूपी पुलिस ने 7 जिलों में 8 एनकाउंटर करते हुए 15 शातिर और इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से ज्यादातर जिले संभल के हैं। यहां पुलिस से हुई सीधी मुठभेड़ के बाद कई अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। हम आपको 7 जिलों की 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यूपी पुलिस अपराध पर
नकेल डालती जा रही है। तो देखिए 8 तस्वीरें आपके सामने हैं सहारनपुर कौशाम्बी, जहां पर 2 बदमाश घायल हुए। सहारनपुर में घिनौनी हरकत का आरोपी कौशाम्बी भी था, उसको पकड़ा गया। एनकाउंटर में गोली लगी। हापुड़, सहारनपुर, बुलंदशहर, हरदोई, संभल, प्रयागराज। तो ये 8 तस्वीरें हैं जहां पर ताबड़तोड़ एनकाउंटर पुलिस की तरफ से किए गए और लगातार अपराधियों पर कहर बरसाया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से जो गिड़गिड़ाते हुए अपराधी हैं उनकी आवाज आप सुन सकते हैं। तो टॉप 10 बदमाश गिरफ्तार किया गया सहारनपुर में। कौशाम्बी में भी अपराधी को पकड़ा गया, हत्या का आरोपी था। वहीं हापुड़ में 2 बदमाश अरेस्ट किए गए। सहारनपुर में भी एनकाउंटर हुआ, 3 लुटेरों को गोली लगी है। चलिए अब बात करते हैं हरदोई की। हरदोई पहुंची उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। रजनी तिवारी ने कहा कि स्कूलों और मदरसों में समान ड्रेस होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों का अनुशासन सिखाया जाता है, लेकिन मदरसों में अलग ड्रेस उचित नहीं लगता। आपको बता दें उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी हरदोई में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी, जहां उन्होंने ये बातें कही। तो देखिए हरदोई में पहुंची थी उच्च शिक्षा मंत्री, टैबलेट वितरण का कार्यक्रम था। हरदोई में छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन उन्होंने बांटा और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी वो अपनी राय। स्कूल एक ऐसी संस्था है जहाँ पे बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है और वहीं से उनकी नींव होती है। तो बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बहुत आवश्यक है। हमको नहीं लगता कि उसके लिए कोई भी कुछ कह सकता है। मदरसे भी उसी से जुड़े हुए हैं, हमको नहीं सही लगता है कि वहाँ पे भी कुछ और होना चाहिए। विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था, शिक्षा और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदेश की आधी आबादी का वोट हासिल करके यूपी की सत्ता में वापसी करने वाली योगी सरकार अब महिलाओं और छात्राओं से किए अपने वादे पूरे करने की तैयारी में लग गई है, जिसमें सबसे पहले छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना पर काम शुरू कर दिया और उच्चतर शिक्षा विभाग ने छात्राओं को मुफ्त स्कूटी योजना को अपने 100 दिन की कार्य योजना में प्राथमिकता पर रखकर इसका खाका तैयार करना शुरू कर दिया। मुफ्त स्कूटी योजना का नाम रानी लक्ष्मीबाई योजना होगा, जिसमें 2 प्रस्ताव प्रमुख हैं। पहले प्रस्ताव के तहत 12वीं के बाद कॉलेज जाने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाए, जिसके लिए हर जिले से बोर्ड एग्जाम में हासिल नंबर से मेरिट के आधार पर मेधावी छात्राओं का चयन किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने योजना पर आने वाले खर्च का हिसाब किताब तय कर लिया है और योगी सरकार अपने पहले ही पूर्ण बजट में इस योजना के लिए बजट का प्रावधान कर सकती है। इसके बाद छात्राओं को मुफ्त स्कूटी वितरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। योगी सरकार अब अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए संकल्पों को पूरा करने में जुट गई है और इसी कड़ी में एक संकल्प लिया गया था मेधावी छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी देने का, जिसे लेकर अब उच्च शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर आखिर इसका आधार क्या होगा, इन सभी चीज़ों को लेकर अलग अलग विकल्पों पर मंथन शुरू हो गया है और माना यह जा रहा है कि सरकार की प्राथमिकताओं के तहत जो पहला बजट आएगा सरकार का, उसमें भी इसके लिए प्रावधान किया जाएगा और 100 दिन का जो लक्ष्य हर विभाग को दिया गया है। तो अगर बात करें उच्च शिक्षा विभाग की, तो उसमें छात्राओं को, मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लक्ष्य को भी शामिल किया गया है, जिसके ऊपर अब मंथन जारी है कि आखिर इसे अमली जामा कैसे पहनाया जाए, मेरिट का आधार क्या होगा। लेकिन इतना तय है कि जल्द ही ये बड़ी सौगात प्रदेश की मेधावी छात्राओं को मिलेगी। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में है। एक बार फिर सीएम योगी ने लखनऊ में सीएम आवास पर अहम बैठक की। बैठक में सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे, साथ ही कई अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में फैसला लिया गया कि संभल और महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज बनवाया जाएगा। पीपीपी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इन मेडिकल कॉलेज के बनने के साथ ही देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज वाला राज्य बन जाएगा यूपी। एमओयू के साइन होने के साथ सीएम ने प्रदेश की स्वास्थ्य एजेंसियों और अस्पतालों की तारीफ की और कहा कि कोरोना काल में प्रदेश के अस्पताल और स्वास्थ्य एजेंसियों ने सराहनीय काम किए हैं। तो देखिए बड़ी बातें बता रहे हैं। पीपी मॉडल के तहत बनेंगे मेडिकल कॉलेज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बैठक में मौजूद रहे और महाराजगंज में बनाने की तैयारी है सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज वाला राज्य, जिसके बाद उत्तर प्रदेश बन जाएगा। संभल और महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज का प्लान है और लखनऊ में सीएम हाउस पर बैठक हुई। पीपीपी मॉडल के जरिए इसका काम होना है। 75 जनपद वाला देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है
और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के हमारे 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज या तो बन रहा है या संचालित हो चुके हैं। बड़ी खबर आ रही है अलीगढ़ से। एमयू का असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। अभद्र टिप्पणी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की थी और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार को। तो एमयू में मामला सामने आया था। फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई के दौरान हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और यही वो शख्स है, यही वो असिस्टेंट प्रोफेसर है जितेंद्र कुमार, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एमयू प्रशासन ने निलंबित पहले ही कर दिया था और इस मामले में अब गिरफ्तारी भी हो गई है। और वहीं नोएडा के चर्चित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट की जमीन दोस्त करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 22 मई को इन ट्विन टावर्स को डायनामाइट से धराशायी किया जाना है, लेकिन उससे पहले 10 अप्रैल को इमारत में टेस्ट ब्लास्ट होगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और पूरी इमारत को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। 10 अप्रैल को सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 16 नंबर टावर में टेस्ट ब्लास्ट किया जाएगा, जिसके लिए 4 घंटे पहले आसपास की सोसाइटी के लोगों को खिड़की बालकनी में न जाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने ढहाने के आदेश दे दिए हैं, जिसके तहत नोएडा प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी।